गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग फिर से मैं सत्यम जायसवाल आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। चलिए आज हम लोग थर्ड लेक्चर में पहुंचेंगे। कल हम लोगों ने किस किस टॉपिक पे बात किया था? हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से फिजिक्स सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से फिजिक्स किस क्या उसके स्कोप्स होते हैं, किस तरह से वो अलग अलग स्कोप में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, किस किस तरह की चीजों को डील करते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि वी हैव टू गो थ्रू द एनसीईआरटी ओनली। हम लोगों को किसके थ्रू जाना है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू जाना है। तो मैं बार बार यही बोलूंगा कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की लाइन लाइन कवर करनी है, जितना हो सकता है एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करना है। आपको ही पढ़ना है एनसीईआरटी से रिलेटेड। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो आप जरूर मुझसे पूछिए। ये आपका काम होता है, ये आपका कर्तव्य है। आप कमेंट के सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में इसको जरूर पूछिए मुझसे कि सर यहां से प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या रीजन है। चलिए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने से पहले मैं कुछ एनिमेशन आपको दिखाता हूं। इस एनिमेशन को देखने के बाद से फिर मैंने जैसे कि बोला था, ये लास्ट लेक्चर में भी एनिमेशन आप लोगों ने देखा था, मैं फिर से इसको एज अ रिवीजन मैं आपको फिर से इस लेक्चर को वो एनिमेशन को दिखाता हूं। इस एनिमेशन को देखने के बाद हम लोग वापस बात करेंगे इसमें हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है। ठीक है, चलिए तब शुरू करते हैं। There are four fundamental forces in nature, and all other forces we know are derived from these forces. These fundamental forces are gravitational force, electromagnetic force, weak nuclear force, and strong nuclear force. The gravitational force is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. It is a universal force, meaning all objects in the universe exert a gravitational force on each other. We are able to stand or walk due to Earth's gravitational force exerted on us by the Earth. Electromagnetic force is the force between two charged particles. Like charged particles repel each other, and unlike charged particles attract. Like gravitational force, electromagnetic force is also universal and can act over very large distances. We do not usually encounter this force on Earth, as most of the matter around us is electrically neutral. Hence, of the two forces, gravitational forces dominate all terrestrial phenomena. An atom consists of three subatomic particles, namely electron, proton, and neutron. The force that binds protons and neutrons is the strong nuclear force. Weak nuclear force comes into existence in case of beta decay of a nucleus. In beta decay, the nucleus emits an electron and an uncharged particle called neutrino. The table shows the relative strength and range of all the four fundamental. तो आपने देखा, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों ने उस एनिमेशन को देखा था, हम लोग वही बात करने जा रहे हैं कि कैसे इनमें से अगर एक भी, जरा समझिएगा, आपने अभी चार फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. Why do we term it as fundamental force? Because it exists everywhere. हर जगह ये एग्जिस्ट करता है, और हर जगह ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फोर्स. अब आपको मैं बता दूं कि इनमें से अगर एक भी फंडामेंटल फोर्स एब्सेंस होता तो इस यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं दिखता. ठीक है ना? वो कुछ और स्ट्रक्चर होता है. एक भी, इवन इफ अ सिंगल फंडामेंटल फोर्स एब्सेंट होता, चाहे वो कोई भी फंडामेंटल फोर्स हो गया, तो हम लोग का जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्स हम लोग को आज वैसा नहीं दिख रहा होता जैसा यूनिवर्स आज हम लोग देख रहे हैं.
ठीक है, तो चलिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे खुशी है। आप लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू देखते चले जा रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है। आप कंटिन्यूटी बनाइए, आप कंटिन्यूटी बनाइए, आपको पर डे लेक्चर मिलेगा संडे छोड़ करके। ठीक है, तो आपको पर डे लेक्चर मिलेगा, आप उस लेक्चर को देखते रहिए, कंटिन्यूटी अपने अंदर बनाते जाइए। आपको मैंने बोल रखा है कि मुझे कुछ नहीं करना है, वी हैव टू एक्सप्लोर एनसीईआरटीज लाइन एंड लाइन। ठीक है ना, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हम लोग को एक्सप्लोर करना है, खोल देना है और इस तरह से खोल देना है कि हम लोगों के दिमाग में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने एनिमेशन में देखा कि किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्या उस तरह का रोल होता है। चलिए हम उन्हीं सब चीजों की बात करेंगे कि किस तरह से ये फंडामेंटल फोर्सेस हम लोगों के लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आप सोचिए, जरा सोचिए कि ये फंडामेंटल फोर्स जिसकी हम बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अगर नहीं होता तो क्या होता। इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन कि अगर ये फंडामेंटल फोर्सेस यूनिवर्स में एक भी एब्सेंट होता तो क्या होता। बस मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स की। जरा सोचिए कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो इट इज बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन, बट मैं कुछ चीजों की बात करूंगा जिससे आपको समझ में आएगी कि कितना बड़ा रोल है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो आज हम लोग खड़े नहीं हो पाते, हम लोग फ्लोट कर रहे होते, हम लोग कभी खड़े, हम लोग का कोई प्लैनेट ही नहीं हो सकता था, क्योंकि किसी प्लैनेट पे कोई चीज स्टिक ही नहीं कर सकती थी, कोई भी चीज कहीं पे स्टिक नहीं कर रही होती। अब प्लैनेट तो छोड़िए, मैं आपको बता दूं कि प्लैनेट भी डस्ट के फॉर्म में होता, बहुत हद तक बहुत बड़े बड़े बॉडीज नहीं होते, बहुत छोटे छोटे बॉडीज होते, कोई बहुत बड़ा बॉडी नहीं होता, कोई बहुत बड़ा बॉडी बन ही नहीं सकता था। आप सन स्टार्स जितने भी हैं ये सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गोल आपको दिखाई देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो कोई किसी का शेप गोल नहीं होता। आज आप मून देखते हैं, अर्थ देखते हैं, मैं कहता हूं चलो ठीक है जियो शेप में है, पर इट इज जस्ट रिजेंबल टू द स्फीयर। हाँ, ये स्फीयर क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, उसको चारों तरफ से अपने अंदर के सेंटर की तरफ खींच रहा है और इसी वजह से सब चीज का स्ट्रक्चर क्या है, गोल है, स्फीयर है। अब जरा सोचिए कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ नहीं होता तो क्या होता। हम खड़े नहीं हो सकते थे, हम पानी पीते हैं, नहीं पी पाते क्योंकि पानी नीचे जाता है। कहां से जाता वो? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं तो नहीं, हम खाना नहीं खा सकते थे, हम पानी नहीं पी सकते थे, हम अपना बेसिक काम नहीं कर सकते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहा तो हम लोग बेसिक काम नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए जरा कि कोई भी चीज चलती नहीं, फिर आपको लगता होगा कि सर फिर तो बढ़िया है, फिर तो इतना अच्छा हो गया कि हम लोग को चलना नहीं पड़ेगा, हम लोग सीधे सीधे जो है उड़ते हुए जाएंगे। कहां जाएंगे? कभी आप उड़ते हुए कभी जमीन पे नहीं आ पाएंगे। जरा सोचिए कि वो एक जगह आपका फिक्स हो ही नहीं पाएगा, फिर कोई चीज सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, सरवाइव ही नहीं कर पाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। तो ना मून होंगे ना सन होगा। मैंने बोला कि कोई बड़ी बॉडीज नहीं होगी, और बड़ी बॉडी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यूनिवर्स के अंदर। आप सोचिए जरा कि सन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो सन नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं, और सन नहीं होगा तो क्या होगा, जरा सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। तो मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो एक शेप को गिरा रहा है, प्लैनेट्स मोशन कर रहा है, कोई रिवॉल्यूशन नहीं होता। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो कोई प्लैनेट एक दूसरे का रिवॉल्यूशन नहीं कर रहा होता, कोई साल वाल नहीं होता, कोई महीना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, कोई पार्टिकल एग्जिस्ट। तो जरा सोचिए, मैंने बोला ना कि इनमें से एक भी फोर्स अगर एब्सेंट है तो दुनिया का स्ट्रक्चर वो नहीं होता जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मास। मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। तो आप लोग सबसे पहले मैटर का डेफिनेशन ही देते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर जो कुछ भी मास जिसके पास हो और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करे वही मैटर है, यही आप बोलते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन पे काम कर रहा है, किन के बीच में काम कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग बिटवीन द मास। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में काम कर रहा है, मासेस के बीच में। आपने क्लास 9 में पढ़ा था ये कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मून अर्थ का रिवॉल्यूशन क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सरफेस पे कैसे चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स।
सन का अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक सेब कैसे गिर रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम पानी कैसे पी रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा कोई घर है, कैसे है? हाँ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता तो क्या कभी ईंट रुकती क्या सरफेस पे? नहीं रुकती। कभी घर नहीं बना पाते हम, कभी घर नहीं बना पाते। तो क्यों है वो? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ऐसा फोर्स है जो हर जगह मुझे देखने को मिलता है। हम लोग हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स का देख रहे हैं। पानी कभी रुक पाता क्या? कभी अर्थ पे पानी होता? नहीं होता, नहीं होता। पानी का कोई छोटा सा बॉडी वो कहीं अलग हो रहा होता, अलग अलग पार्टिकल्स के फॉर्म में पूरे स्पेस में फैला होता है। H2 आप खोजते रहे, ठीक है ना? नहीं मिलता आपको पानी। पानी के बिना क्या संभव है? आप जरा बताइए। अब पानी का वो पृथ्वी पे क्यों गिरता है? बारिश क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स होती है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो बारिश होती क्या? बारिश नीचे होती? नहीं होती, नहीं होती। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो बारिश नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। किसी भी तरह का जो चीज आप देख रहे हैं इस आज आप अपने आसपास कुछ भी जो देख रहे हैं वो गिर रही है, चल रहा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वही नहीं होता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है? बिकॉज ऑफ द मास। और मास किसके पास होता है? मैटर्स के पास। यानी दुनिया में जितना भी मैटर है, जितना भी मैटर है, उन सारे मैटर्स में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जितना भी मैटर है उन सारे मैटर्स में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये चीज समझना है आपको, ठीक है ना? जितना मैटर है उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। फिर अगली बात अगर हम लोग करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इट इज नेवर रिपल्सिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा एक मास दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, कभी रिपल्सन नहीं होता। आप नहीं बोलेंगे कि सर इस तरह का जो मास होता है वो इस तरह के मास को रिपेल कर रहा है, नहीं, हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? वो हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। दो मास एक दूसरे को हमेशा क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये दो मास के बीच में लग रहा है और ये दोनों हमेशा मास है। इसीलिए मास का कोई टाइप नहीं है कि इस तरह का मास या उस तरह का मास। जैसे चार्जेस में दो टाइप है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन है, तभी तो वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई इनको हम अट्रैक्ट करेंगे, इनको हम रिपेल करेंगे। अलग अलग है तभी तो वो क्लियर कर पा रहे हैं कि किसको अट्रैक्ट करना है, किसको रिपल्सन करना है। यहां पे सिर्फ अट्रैक्शन है, यानी मास इज ओनली ऑफ अ काइंड, ठीक है ना? मास जो होता है सिर्फ एक तरह का होता है, वो दो तरह का नहीं होता है, हमेशा अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना? वर्क बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट। मैंने बोला कि आप जरा सोचिए, हम डिफिनेशन ही मैटर का देते हैं, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क बिटवीन, मैंने बोला कि ये हमेशा, तो कोई भी मैटर हो गया, कोई भी दो मैटर है, इट मीन दे, या इन दो मैटर के बीच में हमेशा क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मैं खड़ा हूं, दीवार है, इसके पास मास है, मेरे पास मास है, तो मुझे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये हमको पुल करेगा, खींच रहा है। अब हाँ, ये अलग बात है कि जो अर्थ, चूंकि अर्थ इतनी बड़ी बॉडी है कि उसके सामने दीवार कुछ नहीं है, इट इज जस्ट नथिंग, इसीलिए जितना बड़ा ज्यादा फोर्स अर्थ लगा रहा है, दीवार नहीं लगा रहा है। इट इज जो जितना लगा रहा है उसके हिसाब से दीवार जो है लगभग नहीं लगा रहा है, नेग्लिजिबल, लेकिन फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है। आप बैठे हैं, आपके बगल में कोई बैठा है, आप दोनों में भी फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है, ठीक है? चलिए अच्छी ये समझते हैं कि किस तरह से दो मास किस लेवल, कितने दूर रहेंगे कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्मॉल साइज से लेकर बहुत बड़े लार्ज साइज तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और लार्ज से लार्ज, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, हाउ मच यू कैन इमेजिन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दो एटम है, हाँ लग रहा है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स।
आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, प्रोटॉन के पास मास होता है, क्या इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? हाँ, लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने बोला जिनके पास भी मास होता है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और क्लासिकल फिजिक्स में हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, अब ये समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से अगर 100 पूरा फोर्स अगर लग रहा है 100 जूल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से लग रहा है 99.99999 करके, ऐसा 10-12 टाइम तक। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स उसके सामने वही 0.000000000000001, उससे भी कम। सोच लीजिए, तो हम क्या कहेंगे क्या कि इस यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्व नहीं, तो हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिवॉल्व, बिकॉज इट इज क्वाइट बहुत छोटा है, बहुत कम है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बातें जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में इसको अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला ही नहीं है वो जो आप फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स में या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग ग्रेविटेशन का ये फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं, ये हम लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग यही बात करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन की बात करेंगे, केपलर की बात करेंगे। न्यूटन ने क्या बोला था, केपलर ने क्या बोला था। जब क्वांटम मैकेनिक्स आएगा तो हम लोग आइंस्टाइन की बात करेंगे, या आफ्टर जो साइंटिस्ट हुए उनकी बात करेंगे, पर अभी नहीं बात करेंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में चाहे वो स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल है, उनके बीच में भी वही Gm1m2/r² फॉर्मूला लग रहा है, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और लार्ज से लार्ज बॉडी के बीच में, यानी कि 2 गैलेक्सीज हैं, इन गैलेक्सीज के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो खींच रही है एक दूसरे को। बड़ी से बड़ी बॉडी आप कल्पना जितना कर सकते हैं, एक गैलेक्सी को पार करने में लाइट को भी कई हजार से नहीं कई लाख साल लग जाते हैं। लाइट को जरा सोचिए, लाख से भी ज्यादा लग जाता है, ठीक है ना। तो कभी मत कहिएगा कि जितनी बड़ी बॉडी है वो बड़ी बॉडी से बड़ी बॉडी उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगली बात, लेकिन चूंकि मैं अगर कंपेयर करूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस मामले में थोड़ा पीछे हट रहा है। वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए, इनसे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत बहुत कम लग रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻38 टाइम्स, समझ रहे ना? नहीं समझे? आप 1 लिखिए और 38 टाइम्स 0 लिखिए, और अगर मान लीजिए कि 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर दीजिए। अब समझ में आ रहा है कि कितना छोटा फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स नॉन फोर्स है, मतलब कि वो बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम, उससे हल्का का कोई फोर्स नहीं। अगर वो ज्यादा होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि वो हर मास के बीच में वर्क कर रहा है, हर जगह वर्क कर रहा है, रेंज उसका इनफाइनाइट है, ठीक है ना, इनफाइनाइट रेंज है इसका। फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लग रहा है, 2 चार्जेस, नहीं, अब यहां पे समझिएगा, अब हम ये नहीं कहेंगे कि दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, ना, बिल्कुल नहीं। वो अच्छा, चार्ज का कैसा हो सकता है, चार्ज स्टैटिक भी हो सकता है और चार्ज डायनेमिक भी हो सकता है। चार्ज स्टैटिक भी हो सकता है, स्टैटिक चार्ज मतलब कि जो चार्ज रुका हुआ है उस पे भी लग सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं। अब आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क बिटवीन द चार्जेस, ईदर दे आर स्टैटिक और मूविंग। Electrostatic force work between the charges when they are static. Magnetic force work between the charges when they are moving. And electromagnetic force is work between the charges when they are static or moving. ठीक है ना? ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या लग रहा है, वो स्टैटिक में या मूविंग में दोनों कंडीशन में लग रहा है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का देखिएगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में बहुत अंतर नहीं है, बस इतना समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस फ्रेम में लगता है जिस फ्रेम में सारे चार्ज एक दूसरे के से रेस्ट पोजीशन में है, और मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेटिव फोर्स है, मतलब कि रिलेटिविटी से हम उसको देखेंगे कि उस फ्रेम में लगेगा जिस फ्रेम में चार्ज एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये क्या मैंने बोला कि ये चार्ज बॉडीज के बीच में लगता है। अच्छा, अगली बात, इसका रेंज क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस चार्ज? ठीक है ना? रेंज क्या है? इसका रेंज है इनफाइनाइट रेंज है। ठीक है ना? इसका क्या है? इनफाइनाइट रेंज है, यानी कि ये बहुत ही स्मॉल एटॉमिक साइज पे भी लग रहा है और ये बहुत बड़े बॉडीज पे भी लग रहा है। बहुत बड़े बॉडी, यानी कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, बहुत छोटा चार्ज बॉडी, और दुनिया के यूनिवर्स के किसी दूसरे पार्ट में बहुत बड़ा बॉडी है जिसके पास भी चार्ज है, तो वो दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है? हाँ, यूनिवर्स के दूसरे पार्ट में है, बहुत दूर है यहां से, बहुत दूर है यहां से, लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? फिर अच्छा, इसका कितना स्ट्रांग होता है या कितना, मैंने पहले ही बोल रखा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। 10 to power 36 टाइम्स स्ट्रांग होता है, 10 to power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, 10 to power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना? तो वो 10 to power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, और अगर हम उसको न्यूक्लियर फोर्स से कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वो 10 to power -2 टाइम्स कम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स से 10 to power -2 टाइम्स क्या होता है? कम होता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, पहली बात, इट ऑपरेट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, और इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं कि अगर आप इनको ब्रेक, आपके किसी, इतना आसानी नहीं है उसको ब्रेक करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से कनेक्टेड होते हैं। पहली बात, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो, अब जरा समझिएगा, मैं सही बात है कि सिर्फ 10 to power -2 का ही डिफरेंस है, लेकिन आप इसको इस तरह से मत देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, पर इनका डिस्टेंस बहुत कम होता है। यानी आपको याद है ना इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है ना? तो पहली बात, ये क्या होते हैं, किसके बीच में लगते हैं? न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन, इन सब के बीच में भी एक, नहीं तो भैया आप जरा सोचिए कि इतने छोटे से न्यूक्लियस में आखिर कैसे प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन जो कि रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होंगे, सबके पास होंगे। तो भाई इसका मतलब ये है कि उस रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन वो दबा रहा है, कौन खत्म कर रहा है, कौन उस पर भारी पड़ रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तभी तो बंधे हुए हैं, तभी तो बंधे हुए भाई। जरा सोचिए कि 4-5 प्रोटॉन है किसी जगह पे भी, ये पांचों प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। इतना नजदीक होने की वजह से इनका रिपल्सन बहुत हाई होगा, लेकिन इतना हाई होने के बावजूद वो एक दूसरे से कहीं से दूर नहीं जा रहे। इसका मतलब क्या है? पॉइंट में है, पॉइंट में। क्यों, कैसे? तो क्योंकि इनके ऊपर एक ऐसा है जो इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो है न्यूक्लियर फोर्स, जो इनको भी बाइंड किया हुआ है। अब खुद सोच लीजिए आप कि कौन सा फोर्स अधिक होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही तो अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर मजबूत होता तो ये दोनों क्या, सब क्या, प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं रह पाता, वो स्प्रेड कर जाता। पर ऐसा नहीं होता। सारे सबको बांध के कौन रखा हुआ है? वो कौन है जो बांधा हुआ है? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो इनके रिपल्सन को भी दबा दिया है, वो उनको डोमिनेट कर दिया है। ठीक है?
ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आप कहेंगे सर तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों बड़े बॉडीज के बीच में काम नहीं कर रहा है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ऑर्डर ही होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि उन पार्टिकल्स के बीच में लग सकता है जिनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर है। तो यानी कि दो एटम के बीच में भी नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज एंगस्ट्रॉम में होता है, 10⁻⁻10 में होता है, 10⁻⁻10 में होता है, ठीक है ना। तो एटम के बीच में भी नहीं लग सकता ये। ठीक है, कहां लगेगा? कहां लगेगा ये? जो जिनका साइज 10⁻⁻15 टाइम से भी कम हो, और वो तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स ही हैं। तो इसलिए इनका रेंज क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं इनका। ये क्या होते हैं? पूरे नेचर में, प्रकृति में इनसे स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, नॉन फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो सबसे स्ट्रांग है, जिसको हम लोग जानते हैं, वो कौन है? ठीक है, हाँ, तो वो कौन है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? वो अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रांग। चलिए अब आप बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। ये कहां से आ गया? न्यूक्लियर फोर्सेस में वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां से आ गया? तो ये बाइंड नहीं कर रहा है, जरा समझिएगा। जब आप बड़े बॉडीज की तरफ जाते हैं, जब इनका साइज थोड़ा बढ़ता है 10⁻⁻15 के बाद, 10⁻⁻15 से अंदर तो भाई एक ही बॉस है, और वो है न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन भाई 10⁻⁻15 से जब आप बाहर जाएंगे, उस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? आप जैसे 10⁻⁻15 को क्रॉस करेंगे, आप देखेंगे क्या कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया है। तो कौन है जो अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा? अब समझिए कि इसीलिए रेडियो एक्टिव जो प्रॉपर्टी आती है, किसी भी मैटर के अंदर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी आती है, वो क्यों आती है? समझिए, जब कोई कोई एटॉमिक साइज कम है, तो वो वहां पे क्या है? 10⁻⁻15 में सब आ जा रहा है, सारे न्यूक्लियस आ जा रहे हैं 10⁻⁻15 में, सारे न्यूक्लियॉन्स आ जा रहे हैं 10⁻⁻15 में। अब 10⁻⁻15 में सारे न्यूक्लियॉन्स है, इसीलिए ये जो स्मॉल एटम होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते, इसीलिए रेडियो एक्टिव नहीं होते। ठीक है ना। रेडियो एक्टिव कौन होंगे? रेडियो एक्टिव कौन होंगे? जिनका साइज बड़ा होगा। कभी कभी आप कहते होंगे कि सर लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, कुछ आइसोटोप्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। हाँ, वो आइसोटोप होते हैं ना। आइसोटोप मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ गया तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, जो कि 10⁻⁻15 को क्रॉस कर जाता है। जहां वो क्रॉस किया, वो बाउंड्री जहां, तो न्यूक्लियर फोर्स तो रही नहीं गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो रही नहीं गया। अब वहां क्या होगा? तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी शो करेगी, वहां पे अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके होना शुरू हो जाएगा। ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी क्यों आती है? क्योंकि अब किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है? अब आ रहा है लेकिन फिर भी ये डीके नहीं हो पाता है। हमेशा तो होता नहीं तुरंत से डीके हो गया, उनको भी रोका हुआ है। उनको कौन रोका हुआ है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या है कि इट इज वर्किंग विदिन न्यूक्लियॉन्स, मतलब वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में लग रहे हैं। वो एकदम से पूरा एक समझिए कि एक इंडिविजुअल नहीं लग रहा है, किसी इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और इंडिविजुअल न्यूट्रॉन पे नहीं लग रहा है, वो कंप्लीट न्यूक्लियॉन्स के अंदर लग रहे हैं। इनको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। जब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स बियॉन्ड हो जाते हैं, थोड़ा कम हो जाते हैं, तो वहीं पे डीके होना शुरू होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, तो ये क्या होंगे? ये डीके होना शुरू हो जाएंगे। तो इट अपीयर ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव बीटा डीके, पहली बात। और दूसरा क्या है कि ये जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻⁻13 टाइम्स क्या होते हैं? कम होते हैं। 10⁻⁻13 टाइम्स क्या होते हैं? कम होते हैं। समझिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि जितने ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जितने भी आपने अभी तक जितने फंडामेंटल फोर्सेस का समझा, इसको सीखने का कोशिश किया, बिकॉज मैं इसको इतना डिटेल में क्यों बता रहा था? क्योंकि यही फंडामेंटल फोर्स है जिनके बारे में आपको पूरे 2 साल में पढ़ना है। कहीं ना कहीं यही 4 फोर्सेस हैं जिनका आपको जिक्र करना है आने वाले पूरे 2 साल में। तो हम लोग इन्हीं फोर्स के दम पे सारा कुछ करेंगे। तो हम लोग के पास एक स्ट्रांग इमेज होना चाहिए सारे फंडामेंटल फोर्सेस का, एक बहुत ही स्ट्रांग इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो
आप लोग क्या करेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है, फिर से मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो कुछ भी आप यहां पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में एक अपने साथ नोट्स जरूर बनाइए। जो प्रॉब्लम आपको लगती है, जिस तरह की प्रॉब्लम आपको लगती है, वो प्रॉब्लम आप वहां पे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप किसी अच्छा एक बात और भी है, जब आप लोग डेरिवेशंस देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको समझाया अलग तरीके से जाएगा, ठीक है ना। तो अभी चूंकि ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजों को सीखना होता है, तो इनके लिए मैं आपसे समझ रहा हूं। और आप ये लेक्चर्स को देखिए, और इन लेक्चर्स को देखने के साथ साथ इनके अगेंस्ट में नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाना आपका काम है, सीखना आपका काम है, सिखाना मेरा काम है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर सिखाऊं, बेहतर से बेहतर एक्सप्लोर करूं। मेरा काम यही है कि पूरे फिजिक्स के बुक को इस तरह से एक्सप्लोर कर दूं कि आपको फिजिक्स समझना, एनसीईआरटी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन जैसे जैसे आप लेक्चर्स लेना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको एक समय ऐसा आएगा कि आप कंप्लीटली फिजिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम इस तरह से पूरा लेक्चर खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे और नए एनर्जी से मिलेंगे, नए ऊर्जा से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।